हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू लीगल रैबिट। मैं हूँ विदुषी। क्लास 12 का लीगल स्टडी सिलेबस हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का। एडीआर की प्लेलिस्ट है, ये यूनिट 2 है, सेकेंड क्लास है। पहले के लेक्चर्स देख लेना। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एडीआर। इससे पहले कि हम शुरू करें, वी हैव ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस गोइंग ऑन फॉर लीगल स्टडीज फॉर बोथ सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है। सो अगर इंटरेस्टेड हो बैच ज्वाइन करने के लिए, देन यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन दैट कॉन्टैक्ट नंबर। लीगल रैबिट का एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लो तो अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलो जल्दी से शुरू करते हैं विद द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एडीआर। अब देखो, जब हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, पहला कन्वेंशनल मेथड्स और दूसरा अनकन्वेंशनल मेथड्स। अब कन्वेंशनल मेथड्स क्या होते हैं? कन्वेंशनल मेथड्स में हम जनरली बात करते हैं एडवर्सेरियल मेथड्स की, और अनकन्वेंशनल मेथड्स में नॉन एडवर्सेरियल मेथड्स की। कन्वेंशनल का मतलब जो बहुत कॉमनली यूज होता है, कॉमनली किया जाता है। अनकन्वेंशनल का मतलब जो कन्वेंशनल नहीं है, जो इतना कॉमन नहीं है। कन्वेंशनल मेथड्स की अगर बात करूं तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, किसी भी केस को, किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का जो बहुत कॉमनली यूज तरीका है, वो क्या होता है? जनरली कोर्ट सिस्टम, है ना? कोर्ट्स में जाते हैं, राइट, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। अनकन्वेंशनल मेथड क्या होगा? नॉट द कोर्ट सिस्टम। अब देखो, यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज देख रहे हो, एडवर्सेरियल। यहाँ पे लिखा है एडवर्सेरियल मेथड, यहाँ लिखा है नॉन एडवर्सेरियल मेथड। तो इन दोनों को समझने के लिए ये समझना होगा कि ये एडवर्सेरियल मेथड होता क्या है एक्चुअली। सी, एडवर्सेरियल कम्स फ्रॉम द वर्ड एडवर्सरी। एडवर्सरी कौन होता है पता है? किसी का ओपोनेंट। जैसे कि अगर मैं कोई केस लड़ने कोर्ट गई हूँ, तो मेरा जो ओपोनेंट है, मेरा जो अपोजिंग पार्टी है, वो मेरा एडवर्सरी है। ठीक है। जनरली हमारे जो कन्वेंशनली यूज्ड मेथड्स है, उसमें क्या होता है? कोई डिस्प्यूट हुआ, मेरे और मेरे नेबर के बीच में झगड़ा हुआ, तो हम दोनों कोर्ट गए। मैंने एक लॉयर हायर किया, उसने एक लॉयर हायर किया, दोनों के लॉयर्स ने कोर्ट पे अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, और वहां पे जाके एक रेजोल्यूशन हुआ। वहां जो जज है, उन्होंने एक डिसीजन दिया। सो दिस इज एन एडवर्सेरियल मेथड। एडवर्सेरियल मेथड में क्या हो रहा है ना, ओपन कंपटीशन हो रहा है। किसके बीच में ये ओपन कंपटीशन हो रहा है? ये ओपन कंपटीशन हो रहा है दोनों पार्टीज के बीच में, या बोल सकते हो दोनों पार्टीज के लॉयर्स के बीच में, जो अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने एक लॉयर हायर किया, मेरे लॉयर ने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, एविडेंसेस लाए, विटनेसेस को प्रोड्यूस किया कोर्ट में। क्यों? टू जस्टिफाई मी। ठीक है, मैं उसकी क्लाइंट हूं, तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये सब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स पेश करता है। सिमिलरली मेरा जो एडवर्सरी है, मेरा जो ओपोनेंट है, उसका भी लॉयर अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने एविडेंसेस, अपने विटनेसेस को पेश करता है। अब दोनों की पार्टीज के बीच में क्या हो रहा है? एक ओपन कंपटीशन हो रहा है, एक कॉन्टेस्ट हो रहा है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और इसमें जो जज होते हैं ना, वो जज हो जाते हैं एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। द जज इज बेसिकली व्हाट? अ न्यूट्रल पर्सन। ठीक है, तो जज का कोई बायस नहीं है, जज एक न्यूट्रल पर्सन है। जज वहां पे ये देख रहे हैं कि दोनों पार्टीज ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स पेश किए, दोनों पार्टीज के पॉइंट्स ऑफ लॉ क्या हैं, क्या बेसिस पे वो अपने आप को सही साबित करना चाह रहे हैं, क्या एविडेंसेस हैं, क्या विटनेसेस है। सब कुछ देख के, जो लॉ है उसको कंसिडर करके जज अपना एक लीगल रीजनिंग देते हैं। ये हो गया हमारा एडवर्सेरियल मेथड, जो कि कन्वेंशनल मेथड है, मतलब बहुत ही कॉमन मेथड है, क्योंकि कोर्ट सिस्टम से ही मैक्सिमम डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं। अब अनकन्वेंशनल मेथड क्या? अनकॉमन मेथड, जैसे नॉन एडवर्सेरियल मेथड्स। तो नॉन एडवर्सेरियल मेथड क्या है? नॉन एडवर्सेरियल मेथड बेसिकली वहां जहां कोई एडवर्सरीज, ओपोनेंट्स, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, कोई कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा है दो पार्टीज के बीच में। फिर क्या हो रहा है? डिस्प्यूट कैसे सॉल्व हो रहा है? अगर वो कोर्ट सिस्टम भी नहीं है और कंपटीशन भी नहीं हो रहा है, तो नॉन एडवर्सेरियल मेथड से डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व हो रहा है? तो नॉन एडवर्सेरियल मेथड का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं एडीआर,
ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ये नाम से ही समझ पा रहे हो, ऑल्टरनेटिव माने किसी चीज का कोई ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मतलब किसी चीज का ऑल्टरनेटिव। तो इधर किस चीज का ऑल्टरनेटिव, एडवर्सेरियल मेथड का ऑल्टरनेटिव, यानी कि कोर्ट नहीं जाके हम और क्या कर सकते हैं जिससे हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू द कोर्ट, दैट इज एन ऑल्टरनेटिव टू द कोर्ट सिस्टम, इसलिए इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और ये नॉन एडवर्सेरियल मेथड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टीज के बीच में कंपटीशन नहीं होता है, दो पार्टीज मिलके कॉन्टेस्ट नहीं करते हैं, एक हार जीत का फैसला टाइप सिचुएशन यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता क्या है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। पर बेसिकली ये समझ लो कि मेरे और मेरे नेबर के बीच में झगड़ा हुआ और हम कोर्ट नहीं गए, हम कोर्ट नहीं जाके हमने बोला कि हमारी इस कम्युनिटी का कोई सीनियर मेंबर जो है उनको लेके हम बैठते हैं, उनको हम दोनों अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं एंड लेट हिम डिसाइड, लेट हिम ट्राई टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। वो खोजेंगे कि अच्छा क्या सोल्यूशन किया जा सकता है ताकि दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए और एक सोल्यूशन भी आ जाए और झगड़ा भी ना हो। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को बोल सकते हैं इट इज अ वेरी कोलैबोरेटिव प्रोसेस जिसमें कोऑपरेशन और म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है। समझ में आई बात? सो दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ एडीआर। अब ये समझ में आ गया कि एडवर्सेरियल मेथड क्या होता है, नॉन एडवर्सेरियल क्या होता है, एडीआर क्यों नॉन एडवर्सेरियल है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नॉन एडवर्सेरियल इसीलिए है क्योंकि इट इज नॉट अ कन्वेंशनल कोर्ट सिस्टम, प्लस इसमें कोई कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा है, मेरा लॉयर मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है या दूसरा का लॉयर दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। एक थर्ड पार्टी है, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे और मेरे नेबर के बीच में झगड़ा है तो एक सीनियर मेंबर कोई कम्युनिटी के एज अ थर्ड पार्टी जो कि न्यूट्रल पर्सन है, वो बैठ के उस डिस्प्यूट को कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। ठीक है, सो दिस इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब टेक्स्ट बुक से एक बार पढ़ते हैं। Alternative dispute resolution is an attempt to devise a machinery which should be capable of providing an alternative to the conventional methods of resolving disputes in the court system. तो मैंने बताया कि कन्वेंशनल मेथड्स क्या होते हैं, जो बहुत कॉमनली यूज मेथड्स होते हैं, जैसे कोर्ट में जाना, कोर्ट में जाके लॉयर्स को हायर करके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, वो एक कॉमन कन्वेंशनल मेथड है। लेकिन इस मेथड को नहीं अपना के इसका कोई ऑल्टरनेटिव अपनाए अगर, तो वो हो गया ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ADR refers to the use of non-adversarial techniques of adjudication. अभी अभी मैंने बताया कि एडवर्सेरियल और नॉन एडवर्सेरियल टेक्निक्स क्या होती है। एडवर्सेरियल वो टेक्निक्स होती हैं जिनमें एक ओपन कंपटीशन होता है, वही जो कोर्ट रूम में होता है, दोनों पार्टीज के बीच में और एक कंपटीशन हो रहा है, दोनों पार्टीज अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं वाया देयर लॉयर्स, और जो जज हैं वो एक इम्पार्शियल न्यूट्रल पर्सन की तरह सबके आर्ग्यूमेंट्स को सुन के सब सिचुएशन को कंसिडर करके अपना लीगल ओपिनियन, लीगल जजमेंट देते हैं। और नॉन एडवर्सेरियल क्या हो गया, जिसमें कि ये कॉन्टेस्ट कंपटीशन नहीं हो रहा है, ठीक है, जहां की एक म्यूचुअल अग्रीमेंट, एक कोलैबोरेशन से समझा बुझा के नेगोशिएट करके दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के एक कंक्लूजन पे, एक रेजोल्यूशन पे आया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में ही एडजुडिकेशन हो रहा है, लेकिन जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं वो क्या होते हैं, कन्वेंशनल मेथड्स आर एडवर्सेरियल मेथड्स एंड व्हाट इज ADR, ADR इज अ नॉन एडवर्सेरियल मेथड। अब हमारे कंट्री में ADR को अभी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया है लॉ में, पर क्या ये कोई आज की नई बात है, क्या ADR आज का नया फिनोमिनन है? वो आज हम इसको बहुत स्टाइलिश वे में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के नाम से बोल रहे हैं, पर पहले क्या ये था? जब हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स आए तो हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन गए, वो जो कॉलोनियल एरा था उसमें हमारा पूरा लीगल सिस्टम ब्रिटिशर्स के तरीके से हो गया था, जो पूरा इंग्लिश कोर्ट सिस्टम है, कोर्ट्स, एडवोकेट्स, जजेस सब कुछ हो गए थे, और इंग्लिश कोर्ट सिस्टम में ही
ब्रिटिशर्स के सिस्टम से ही हमारा लीगल सिस्टम पूरा डिजाइन हो गया। पर ये सब कोर्ट्स और जुडिशरी लीगल सिस्टम आने के पहले, इंग्लिश कोर्ट्स के भी आने के पहले अगर वैदिक एज की बात करो तो वैदिक एज में भी हमारा एडीआर था। हम शायद उतने स्टाइलिश वे में उसको एडीआर के टर्मिनोलॉजी से नहीं जानते थे, पर इंडिया में वैदिक एज से एक इसी तरीके का रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता था। कैसे? देखो, ट्राइब्यूनल्स समझ लो कि बॉडीज, ठीक है, बॉडीज विच एडजुडिकेटेड डिस्प्यूट्स, ठीक है, जैसे क्या क्या, कुला, श्रेणी, पुगा। अब ये क्या है? कुला क्या होता था? देखो, कुला एक काइंड ऑफ अ बॉडी होती थी, बोल सकते हो एक फोरम, एक फैमिली फोरम, जहाँ की अगर दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ कि कौन अपने फादर की कितनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, तो एक्सटेंडेड फैमिली में, एक्सटेंडेड कम्युनिटी में, उसी कम्युनिटी में, उसी ट्राइब में क्या कर सकते थे ना कि जो सीनियर मेंबर्स है उनको लेके बैठ सकते थे और वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं, वो दोनों के बीच में बात करके सेटलमेंट कर सकते हैं। सो कुला वाज मेनली मेंट फॉर फैमिली डिस्प्यूट्स, कम्युनिटी डिस्प्यूट्स। वैसे ही सोचो कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ में कोई डिस्प्यूट है एंड द वाइफ फील्स दैट द हस्बैंड इज नॉट ट्रीटिंग हर प्रॉपर्ली, हस्बैंड ठीक से उसकी टेक केयर नहीं कर पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं? सिमिलरली एक फैमिली एडजुडिकेशन बॉडी कुला, जो क्या करेगी, एक साथ बैठ के कुछ सीनियर मेंबर्स दोनों की बात सुनेंगे और कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की, राइट? सो दैट वाज, ये कुला एग्जिस्ट करते थे फैमिली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। देखो क्या समझ में आ रहा है? दिस वाज आल्सो काइंड ऑफ एडीआर ओनली, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। फिर श्रेणी की बात करो, श्रेणी क्या था? सो मेनली ना जो लोग सेम ट्रेड या सेम प्रोफेशन को बिलोंग करते थे, ठीक है, आर्टिसंस हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, तो इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स होती थी, कमर्शियल डिस्प्यूट्स, तो उसके लिए ये श्रेणी एक स्पेशल बॉडी होती थी। क्या करते थे ये लोग? ये लोग सिमिलर वे में कुछ लोग बैठ के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते थे कि भाई क्या चीज को लेके डिस्प्यूट है। सपोज कि किसी क्राफ्ट्समैन के बीच में, आर्टिसंस के बीच में एक पेमेंट को लेके इशू हुआ है, किसी का पेमेंट ड्यू है, किसी ने पेमेंट नहीं किया है, तो ये कमर्शियल डिस्प्यूट श्रेणी सॉल्व करेगी। तो इन लोगों का टारगेट क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूट रिजॉल्व करना नहीं, वो ये भी चाहते थे कि इस कम्युनिटी में, ये जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, इसमें एक हार्मनी बनी रहे, इसमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना रहे, इसमें स्टेबल रिलेशनशिप्स बने रहे। क्योंकि ये लोग नेगोशिएशन, मीडिएशन, समझा के, म्यूचुअल बेनिफिट्स को देख के सॉल्व करते थे, तो एक हार्मोनियस एटमॉस्फेयर बना रहता था। सिमिलरली पुगा, पुगा जो है वो श्रेणी के जैसा ही सिमिलर है, बस एक ही डिफरेंस है, श्रेणी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती थी फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम प्रोफेशन, यानी कि जो लोग सेम प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं उनका एक बॉडी, उनका एक एसोसिएशन, आर्टिसंस का एक एसोसिएशन, क्राफ्ट्समैन का एक एसोसिएशन, और ये एसोसिएशन के कुछ लीडर्स डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे। तो दिस इज श्रेणी। और पुगा भी काइंड ऑफ श्रेणी कमर्शियल डिस्प्यूट्स को ही रिजॉल्व करता था, पर पुगा कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड से कन्फाइन नहीं था। जनरली पूरे मार्केट प्लेस में इसमें अलग अलग ट्रेड्स, अलग अलग बिजनेसेस के लोग इन्वॉल्व हो सकते थे। तो कभी अगर ऐसा हुआ कि कोई क्वालिटी इशू हुआ, किसी कस्टमर को भी एक क्वालिटी इशू हुआ कि किसी ने कुछ खरीदा और लगा कि नहीं ये सही नहीं है, तो वो पुगा के पास जा सकते हैं। अगर कल को किसी कस्टमर को लगा कि कोई क्वालिटी इशू हुआ है और उनको कंप्लेन करना है, वो पुगा के पास जा सकते हैं। पुगा देखेगा कि ये कमर्शियल डिस्प्यूट क्या है, कौन से ट्रेडर्स इसमें इन्वॉल्व है, कैसे सेटल किया जा सकता है। हो सकता है वो उनको बोलेंगे आप उनको कॉम्पेंसेट करो कस्टमर को, ठीक है। सो पुगा और श्रेणी दोनों ही कमर्शियल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करते थे, बस डिफरेंस इतना है कि पुगा ऑन द होल सब ट्रेडर्स और मार्केट प्लेस में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको लेके काम करता था। श्रेणी एक लिमिटेड ग्रुप, आर्टिसंस का एसोसिएशन, क्राफ्ट्समैन का एसोसिएशन, थोड़ा सा लिमिटेड था, ठीक है। यहाँ में समझने की क्या बात है कि ये सब बेसिकली देखो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्या? रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एडीआर को।
ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करे, यानी कि वैदिक टाइम से हमारे कंट्री में ऐसी बॉडीज हैं जो कि नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, इनके बेसिस पे एक म्यूचुअल कॉमन ग्राउंड खोज के सेटलमेंट, फ्रेंडली सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन दीज इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट बेस्ड नेगोशिएशंस dominated with a neutral third party seeking to identify the underlying needs and concerns of the parties in a dispute. Interest based negotiation क्या है? अगर फैमिली में दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है और कुला उसको रिजॉल्व कर रहा है, तो कुला दोनों के इंटरेस्ट को देखेगा। कुला खाली ये नहीं देखेगा कि इसकी डिमांड ये है और इसकी डिमांड ये है, तो चलो अब एक कॉन्टेस्ट करके इसको रिजॉल्व करो। नहीं, कुला जानने की कोशिश करेगा कि इस भाई की रिक्वायरमेंट क्यों है, या दूसरा भाई क्या डिमांड कर रहा है, किस बेसिस पे डिमांड कर रहा है, दोनों के क्या इंटरेस्ट हैं, क्या कोई कॉमन ग्राउंड है जिन पे दोनों को अग्री करवाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको इंटरेस्ट बेस्ड नेगोशिएशन बोलते हैं। और ये जो पर्सन करता है वो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट बेस्ड नेगोशिएशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखो, सोचो कि ए और बी दोनों को एक ऑरेंज चाहिए। ठीक है, तो ए बोलता है मुझे ये ऑरेंज चाहिए, बी बोलता है मुझे ये ऑरेंज चाहिए। अब या तो कोर्ट चले जाओ, कोर्ट जाके कंपटीशन कर लो, लॉयर्स को हायर कर लो, पूरा फुल फ्लेजेड ट्रायल कर लो, प्रोसेस कर लो, जो भी है सब कुछ करके जज एक डिसीजन देंगे। या फिर जब इंटरेस्ट बेस्ड नेगोशिएशन होता है, अब यहाँ पे सोचो न्यूट्रल पार्टी डी जो ए और बी का फ्रेंड है, वो इनके इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, ये कोर्ट नहीं जाते। तो डी ना कोशिश करता है समझने की कि ए का इंटरेस्ट क्या है ऑरेंज लेने के पीछे, बी का इंटरेस्ट क्या है ऑरेंज लेने के पीछे, क्यों झगड़ रहे, क्या कोई सेटलमेंट हो सकता है। तब डी को ये मालूम पड़ता है कि ए को तो सिर्फ ऑरेंज का पील चाहिए, छिलका। क्यों? क्योंकि उसको केक बनाना है, तो उसको वो केक में यूज करना है एज एन इंग्रेडिएंट। और डी को ये पता चलता है कि बी को क्या चाहिए, बी को ऑरेंज चाहिए। तो देखो, जब कोशिश की गई ये समझने की कि एक्चुअली उनके इंटरेस्ट क्या है और उसके बेसिस पे एक नेगोशिएशन करने की कोशिश की गई, उसके बेसिस पे एक सोल्यूशन देने की कोशिश की गई, तो क्या पता चला, हो गया ना सोल्यूशन। अब ऑरेंज को आप इजीली कर सकते हो, ए को पील दे दो, बी को ऑरेंज दे दो, दोनों सेटिस्फाइड, नेगोशिएशन भी हो गया, सोल्यूशन भी हो गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंटरेस्ट बेस्ड नेगोशिएशन। और ये जो तीन कुलार, श्रेणी, पुगा जो एग्जाम्पल्स हैं वैदिक पीरियड के, ये इंटरेस्ट बेस्ड नेगोशिएशंस के ही एग्जाम्पल्स है। इनसे पता चलता है कि एडीआर कोई नया फिनोमिनन नहीं है। हाँ, आज हमने लीगली इसको रिकॉग्नाइज किया है, पर देखा जाए तो ये पहले से ही हमारे कंट्री में था।